Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th and our today's topic is collinear vectors. तो कल से हमने वेक्टर शुरू किए हैं। कल मैंने आपको बोला था व्हाट आर वेक्टर्स एंड व्हाट आर स्केलर्स। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? विच हैव गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड स्केलर्स क्या होते हैं? विच हैव गॉट ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिस तरह फोर्स जो है उसको डायरेक्शन भी होते हैं क्योंकि उसके डायरेक्शन से उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ physical quantity changes by changing its direction, then that physical quantity is called as vector quantity or simply a vector. और if अगर उसका चेंज नहीं होगा, if the magnitude of a physical quantity does not change by changing the direction, then that physical quantity is called a scalar quantity or a scalar. स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं, वो निकनेम उसका होता है स्केलर। ठीक है, स्केलर कोई स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर कोई वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जो डिस्टेंस है, अगर आप अपने कमरे का जो आपका जो रूम है उसकी लेंथ आप अगर मेजर करोगी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो अगर वो 5 मीटर है, फिर जब आप वेस्ट से ईस्ट करोगी तो वो 5 मीटर ही निकलेगी। इसलिए जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं स्केलर है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है डायरेक्शन चेंज करने से। उसके बाद मैंने बोला था, अगर आप कोई वेट है उसको किसी हाइट पे ले जाओगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन जब उसको वहां से वापस लाओगे उसको आपको इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। उस हाइट से जमीन पर वापस लाओगे आपको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि आपने डायरेक्शन चेंज की फोर्स की, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो गया, इसलिए फोर्स जो है वो वेक्टर है। करंट के बारे में मैंने बोला था कि करंट की डायरेक्शन जब आप चेंज है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, इसलिए करंट जो है वो स्केलर है। तो ये याद रखना, अगर डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो फिर मैंने आपको बोला था उसमें क्या क्या यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था, वो द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, और अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है तो दैट इज अ यूनिट वेक्टर, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकंड तो दैट इज अ यूनिट वेक्टर। इसी तरह मैंने बोला था आपको इक्वल वेक्टर्स। मैंने बोला था टू वेक्टर्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फोर्स के दो वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं। ये नहीं फोर्स और वेलोसिटी का वेक्टर होगी, पहली कंडीशन है दे मस्ट बी ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, दोनों वेक्टर्स फोर्स के होनी चाहिए, दोनों वेक्टर्स वेलोसिटी की होनी चाहिए, या दोनों वेक्टर्स एक्सेलरेशन की होनी चाहिए। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दोनों वेक्टर्स होने चाहिए। फिर हमने देखना है कि वो इक्वल है या अनइक्वल है, मतलब आपने किसी चीज पे फोर्स लगाया, मैंने भी उसी चीज पे फोर्स लगाया, अब ये दो वेक्टर्स बन गए, मेरा फोर्स और आपका फोर्स। अब हमें ये देखना है कि ये इक्वल हो सकते हैं। तो टू फोर्सेस आर सेड टू बी, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। अगर आप उसी डायरेक्शन में खींच रहे हो जिस डायरेक्शन में मैं खींच रहा हूँ किसी चीज को, और आपने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, डायरेक्शन भी हमारी सेम है, तो हम बोलते हैं F1 यानी मेरा फोर्स और F2 और आपका फोर्स जो है वो इक्वल है। So they are equal vectors. So A and B are said to be two equal vectors if the magnitude of A and B is equal and the direction of A and B is same, and A and B belong to the same physical quantity. ये तीन कंडीशन है, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड चेंज सेम, और दोनों A और B जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करते हैं। तो दूसरा मैंने बोला था अनइक्वल वेक्टर्स किसको बोलेंगे? अनइक्वल वेक्टर्स में क्या बोलते हैं? सेम डायरेक्शन, सेम फिजिकल क्वांटिटी, बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा, डायरेक्शन सेम होगी और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होगी, दोनों फोर्स होंगे। ठीक है, उनका दोनों फोर्स का डायरेक्शन भी सेम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन होगा, दूसरे का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन होगा। तो उस वक्त हम बोलते हैं जो F1 और F2 है दे आर अनइक्वल वेक्टर्स। तो फिर मैंने बोला था नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अब नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, मेरा फोर्स ईस्ट की तरफ जा रहा है, आपका फोर्स वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, आपने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ठीक है, और दोनों का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फोर्स है, इसलिए ये नेगेटिव वेक्टर हो गए। देन ए इज नेगेटिव ऑफ बी और बी इज नेगेटिव ऑफ ए, वो भी मैंने आपको कल समझाया। तो आज का हमारा वो टॉपिक जो है वो है कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स? तो मैंने ये भी आपको कल बताया था, वेक्टर को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हो, एनालिटिकली भी। एनालिटिकली उसको कहते हैं किसी बोल्ड लेटर से आपको बी लिखना है, फोर्स लिखना है तो कैपिटल बोल्ड एफ लिखो, कैपिटल एफ की कैपिटल एफ तो लिखना ही है, लेकिन बोल्ड लिखना, थोड़ा मोटा लिखना है। या अगर आप
ऐप लिखोगे तो उसके ऊपर एरो डालोगे तो फिर आपको बोर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, तो उससे भी उसको डिनोट करते हैं। दूसरा होता है कि अगर ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली हम एक लाइन डालते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 10 न्यूटन फोर्स जो है वो अपनी कापी पे लिखना है। आप एनालिटिकली लिखोगे एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, लेकिन आप ग्राफिकली लिखोगे, आप एक लाइन बनाओगे 10 सेंटीमीटर का, तो फिर लिखोगे उसको नीचे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। इस तरह 10 सेंटीमीटर हो गए 10 न्यूटन। ये मैंने कल आपको समझाया। तो आज हम पढ़ेंगे को लीनियर वेक्टर्स। लीनियर जो है आप देखिए, को फिर एल आई एन लाइन है, फिर ए आर है, तो लाइन से निकला ये को लीनियर वेक्टर। लाइन से आपको पता चल जाएगा। को लीनियर में एक वर्ड है एल आई एन ई, लाइन। तो टू आर मोर देन टू वेक्टर, दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे या 10 होंगे, जितने भी होंगे, और सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे हैव द सेम और अपोजिट डायरेक्शन। उनकी डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी, ठीक है। इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। मतलब फोर्सेज आप लोगों की, ये जो फोर्स है 10 न्यूटन का होगा एक, दूसरे का 5 न्यूटन होगा, तीसरे का 4 न्यूटन होगा, किसी का 20 न्यूटन होगा। तो ये हो गया अनइक्वल, इक्वल मैग्नीट्यूड उनका है, ठीक है। अब डायरेक्शन एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक वेस्ट की तरफ जा रहा है, वही हो गया सेम डायरेक्शन। या दोनों ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, या दोनों वेस्ट की तरफ जा रहा है, या एक ईस्ट की तरफ एक वेस्ट की तरफ, तो अनइक्वल और अपोजिट डायरेक्शन, equal or unequal magnitude and acting along the same parallel straight line। लेकिन वो एक ही लाइन के ऊपर से चल रहे हैं, सारे फोर्सेस एक ही लाइन के ऊपर से चल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ये दो वेक्टर्स है ए और ए बी है, ठीक है। हम देख रहे हैं दे हैव द सेम डायरेक्शन, दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन एंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे लिखा है ए जो है, ए का मैग्नीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है। 3 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 3 सेंटीमीटर का मतलब ये फोर्स है तो 3 न्यूटन, अगर वेलोसिटी है तो 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कुछ भी आप बोल सकते हो। तो बी का मैंने लिखा है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, ए और बी का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और इसी तरह ए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का मैंने बनाया और बी भी 5 सेंटीमीटर का मैंने बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या देखें, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो लेकिन दे आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन, ठीक है। तो इस इन वेक्टर्स को हम बोलेंगे दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स किसको, वो वेक्टर जो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर से चल रहे हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, उनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, ये मैंने लाइन डाली है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स है, ये एक वेक्टर है यहाँ पे, ये इस तरफ जा रहा है, तो दूसरा वेक्टर जो है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये दो वेक्टर जो है एक ही लाइन के ऊपर से जा रहा है, उनकी ये बड़ा वेक्टर है ये वाला, और ये वाला क्या है, ये छोटा है। तो इनको कोल लीनियर, क्योंकि एक ही लाइन, लीनियर मैंने बोला ये लाइन होती है, लाइन एक ही लाइन के ऊपर से चल रहा है, सो दे आर कोल लीनियर वेक्टर्स। हाँ, अगर ये डायरेक्शन सेम भी होगी या अपोजिट भी होगी तब भी, लेकिन लाइन सेम होनी चाहिए, उनको हम बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लाइन एक ही लाइन के ऊपर से उनको चल रहे हैं, देन वी कॉल द कोलिनियर वेक्टर्स। अब को प्लानर, यहाँ पर भी दो चीजें आती है, ये को काट दीजिए फिर क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। तो मैंने आपको क्लास में भी समझाया, प्लेन तीन होते हैं आपके रूम में, जो प्लेन होता है या एक्स वाई प्लेन होता है, या वाई जेड प्लेन होता है, या जेड एक्स प्लेन होता है। जो देयर आर 4 वॉल्स, जो अपोजिट वॉल्स होते हैं वो एक प्लेन हो गया, जो दूसरे अपोजिट वॉल्स वो दूसरे प्लेन हो गया, फ्लोर और सीलिंग जो होती है वो एक प्लेन होता है। तो इसीलिए वहां पे एक्स वाई प्लेन होगा, या वाई जेड प्लेन होगा, या जेड एक्स प्लेन होगा। तो ये को प्लानर वर्ड जो है ये प्लेन से निकला है। अगर एक ही टू और मोर वेक्टर्स इफ दे आर एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, ठीक है, देन वी कॉल देम कोप्लानर वेक्टर्स। मतलब एक ही वॉल पे सारे वेक्टर्स चल रहे हैं, एक ही लाइन पे नहीं, एक ही प्लेन। मतलब यहाँ पे जो प्लेन ऑफ द पेपर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ मैंने कितने वेक्टर्स बनाए, ये देखिए, जो ए है, फिर वेक्टर बी है, ठीक है, और वेक्टर सी है वो उधर, ये वाला, ये वेक्टर सी है, और ये वेक्टर डी है। चार वेक्टर्स मैंने यहाँ पे बनाए, ये ऑल ऑफ देम दे आर नॉट कोलिनियर। आप खुद देख सकते हो, दे आर नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। एक ही लाइन पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। अब देखिए एक ही प्लेन में, प्लेन मतलब यहाँ एक ही प्लेन में, क्योंकि दे आर एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ये जो मेरा शीट है, कागज का शीट, उसके ऊपर ये सब बैठे हैं, उसी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स, ठीक है। जब एक ही प्लेन
को प्लानर किसे निकला है, प्लेन से, PLAN है यहाँ पे, प्लेन मतलब एक ही प्लेन में, कोलिनियर एक ही लाइन में चलते हैं, ठीक है, उनको कोलिनियर बोलते हैं। एक ही प्लेन में जब चलेंगे तो को प्लानर हो गए। अब को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है, अब पढ़ेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल हो गया जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जो इनिशिएट इनिशिएट निकला है, इनिशियल निकला है इनिशिएट से, इनिशिएट का मतलब होता है बिगिन, स्टार्ट, जो स्टार्ट किसी एक ही पॉइंट से शुरू करें, ठीक है, उनको बोलेंगे आप को इनिशियल वेक्टर। सो टू आर मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ दे हैव द सेम कॉमन इनिशियल पॉइंट। इनिशियल इनिशियल का मतलब हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तीन वेक्टर्स मैंने बनाए ए बी और सी, ये ए वेक्टर है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, इनका कॉमन इनिशियल पॉइंट, इन्होंने सब ने यहाँ से शुरू किया है ओ से, ठीक है। सो जब इनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, सो ए बी एंड सी आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। होप कि आपको को इनिशियल वेक्टर्स भी समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे लोकलाइजर वेक्टर्स क्या होते हैं। The vector whose initial point is fixed is called a localizer vector. They are also called fixed vectors. जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, यानी वो मूव नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं लोकलाइजर वेक्टर। अब नॉन लोकलाइजर वेक्टर क्या होगा, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, दे आर कॉल्ड नॉन लोकलाइजर वेक्टर, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। मतलब कोई वेक्टर यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे वो बंद है, ठीक है, अब यहाँ से वो पता नहीं कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, या फिर इससे भी आगे जाएगा, यहाँ तक जाएगा, या फिर इससे भी आगे जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो इसका टर्मिनल है, जो आगे वाला पॉइंट है, वो आगे तो जा रहा है, लेकिन जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, फिक्स्ड है, वो वहां से नहीं हिल रहा है। इसको बोल रहे हैं हम लोकलाइजर वेक्टर। क्या बोलते हैं, लोकलाइजर वेक्टर। अब नॉन लोकलाइजर वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखा होगा, ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसने यहाँ से शुरू किया तो ये आगे बढ़ गया, ठीक है, तो फिर जब ये यहाँ और आगे बढ़ गया, लेकिन जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो वहां पे नहीं रहा जहाँ पे वो था, वो यहाँ पे पहुंच गया, तो इसको हम बोलते हैं नॉन लोकलाइजर वेक्टर, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट भी आगे जा रहा है, ठीक है, यानी इसका टेल भी आगे जा रहा है उसके साथ, उसका टेल फिक्स्ड होता है। लोकलाइजर वेक्टर का टेल फिक्स्ड होता है, एक ही जगह पे बंद होगा, आगे वो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। लेकिन जहाँ पे जो क्या देखते हैं नॉन लोकलाइजर वेक्टर में, उसका इनिशियल पॉइंट भी मूव कर रहा है और टर्मिनल भी मूव कर रहा है। अब पोजीशन वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर? कंसिडर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। मैंने अभी बोला आपको एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड प्लेन। मतलब आपका जो दीवार है, मान लीजिए अगर उसका जो एक साइड ऑफ लेंथ जो है उसकी, उसको एक्स रखोगे और जो उसका हाइट है उसको वाई रखोगे, तो वो एक्स वाई प्लेन बन गया। या अगर उसको आप हाइट को जेड रखोगे तो एक्स जेड प्लेन बन गया। इसी तरह दूसरा वाल जो है वो बन जाएगा वाई जेड प्लेन। जो तीसरा वाल है, जो फ्लोर है, वो बन जाएगा एक्स वाई प्लेन। फ्लोर की जो लेंथ है एक्स रखोगे और ब्रेड जो है वो वाई रखोगे, तो वो एक्स वाई प्लेन बन गया। उसमें हमने एक पार्टिकल लिया है, ठीक है। लेट द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो है, मैंने बोला आपको बॉडी, पार्टिकल और ऑब्जेक्ट एक ही चीज होता है। किसी बुक में पार्टिकल लिखते हैं, कहीं पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कहीं पे बॉडी लिखते हैं। अब ये इतना होता है कि पार्टिकल जो है वो छोटा होता है, ऑब्जेक्ट पार्टिकल से थोड़ा बड़ा होता है, और जो बॉडी होता है वो उन तीनों से बड़ा होता है। बस ये याद रखना। लेकिन लिखते हैं, अब भाई से पार्टिकल लिखेंगे तो आपको दिमाग में लाना छोटा ही पार्टिकल कोई है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उस पार्टिकल से थोड़ा बड़ा है, और बॉडी लिखोगे बोलोगे तो इसका मतलब कोई बस बस ट्रक वो कुछ ऐसे, या हमारी बॉडी, ठीक है। A few if we draw an arrow with the tail at the point O and head at point A as shown in figure। यहाँ पे मैंने लिया एक वेक्टर ये, ठीक है, तो इसका जो हेड है वो यहाँ पे है, और जो इसका टेल है वो मैंने यहाँ पे O पे रखा है इसका, ठीक है। देन ओ ए, जो O से A तक जो डिस्टेंस है, इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट A। तो दिस इज द, जो ये है ये लाइन, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जिसको दैट इज डिनोटेड बाय आर ए, दैट इज डिनोटेड बाय आर ए। सो आर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल वेक्टर ए, ठीक है, एट पॉइंट ए। सिमिलरली द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, यहाँ पे जो इस साइड में जो आपको है यहाँ पे दिखाई देगा,
तो ये आर बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, आर बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी and is denoted by that is position vector of point B is denoted by R B. Now displacement vector, अब position vector आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब displacement vector क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस आपने पढ़ा था 9th पे, वो स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर, तो वो किस तरफ डिनोट करते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ से आपने शुरू किया, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और फिर आप यहाँ पहुंच गए, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में ये देखिए, यहाँ से भी डिस्टेंस है, यहाँ से भी जो है ये भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस है, और जो ये है ये भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज दिस वन, ठीक है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। कंसीडर a particle moving on the circumference of a circle। अब ये पार्टिकल ए है, ठीक है, इट इज मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जो ये है, ठीक है, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो उसी के ऊपर से ही चल रहा है। लेट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड फाइनली रीच पॉइंट ए। जो पार्टिकल है इसने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से भागना शुरू किया इसने यहाँ से, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये यहाँ से भागते 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 यहाँ से फिर इसी पोजीशन पे आके ठहर गया, ठीक है, एंड स्टॉप्स देयर एज शोन इन फिगर में मैंने लिखा है। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन ए एंड ए व्हिच इज 0। अब ए जो इसका इनिशियल पोजीशन था वो ए था, इनिशियल पोजीशन वाज ए, ठीक है, इसकी फाइनल पोजीशन है वो भी ए है, और अब ए जो है दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पे है, ठीक है, both the points are at the same place, therefore the shortest distance between a and e is 0। so इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। अगर जो इसकी डिस्टेंस जो है वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। मान लीजिए अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस 10 मीटर है, तो इसने 10 मीटर डिस्टेंस निकाली, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट इसका है वो 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसकी इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन भी ए है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए 0, so its displacement is 0। अब यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे ए बी सी डी है, ठीक है, यहाँ पे आप खुद देखोगे। Now consider another particle traveling a distance of 5 centimeter from A to B। A to B इसने कितने निकाले? 5 सेंटीमीटर। पहले A से B की तरफ गया, एंड तो फिर उसने done 3 सेंटीमीटर फ्रॉम B to C। तो वहां पे जो B है वो उस साइड में B, वो उसने 3 सेंटीमीटर निकाले, ठीक है, एंड फाइनली a distance of 4 सेंटीमीटर फ्रॉम C to D। C to D इसने कितने निकाले? 4 सेंटीमीटर निकाले, ठीक है। तो वहां पे ये रुक गया, ए से निकला, पहले ए से बी की तरफ 5 सेंटीमीटर, फिर बी से सी की तरफ 3 सेंटीमीटर, फिर सी से डी की तरफ 4 सेंटीमीटर, और ये एंड फाइनली इट स्टॉप्स एट पॉइंट डी। तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एंड ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एंड डी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब ए और डी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैं अभी आपको बताया, डिस्टेंस तो ये भी है ए, और दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। इसी तरह यहाँ से लोगे तो दिस इज आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस वन, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर। therefore this shortest distance is the displacement of the particle। अगर इसने डिस्टेंस कितनी निकाली? डिस्टेंस इसने पहले 5, फिर 3, फिर 4, हो गए 5 + 3 + 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर इसने डिस्टेंस निकाले। बट जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में वो 6 सेंटीमीटर, सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर। पूछूंगा मैं आपसे कभी भी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो आपको आना चाहिए। आप आई होप कि आपको आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अगर आपके पास एक वेक्टर है, मान लीजिए फोर्स है, तो आप उसको फोर्स को किसी रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो व्हाट विल यू गेट? क्या आपको वेक्टर मिलेगा या स्केलर मिलेगा, ठीक है, या कुछ नहीं मिलेगा। सो व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर n, it becomes another vector that whose magnitude is n a, ठीक है, whose magnitude is n times whose magnitude is n times of the magnitude of a, जो यहाँ पे है, ठीक है।
and whose direction is the same or opposite as that of A. For example, यहाँ पे लिखा है if a vector A is multiplied, ये वेक्टर A है, इसको मेरी मल्टीप्लाई किया है किस नंबर से 2 से, we get 2A, ठीक है, which is a vector whose में ये भी एक और वेक्टर है which is a vector whose magnitude is twice as that of A. उसका मैग्नीट्यूड कितना बन गया, twice बन गया। मान लीजिए अगर A का मैग्नीट्यूड 5 था तो 2 into 5 हो गया 10, उसका मैग्नीट्यूड 10 बन गया तो twice बन गया। एंड whose डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ A, तो डायरेक्शन भी वही, मतलब अगर A की डायरेक्शन ये थी, ये था वेक्टर A, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है किससे, 2 से, तो जो मुझे और वेक्टर मिलेगा वो दैट विल बी, वो उसे उसकी लेंथ जो है वो उससे डबल होगी, कितनी होगी उसकी लेंथ, कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर हो गया, इट इज 10 इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ 5, 10 को जो है वो दोगुना है 5 से, और इसी डायरेक्शन देखिए ये डायरेक्शन है और सेम डायरेक्शन इसकी भी डायरेक्शन उसी तरफ, मान ईस्ट टू वेस्ट, उसकी भी ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। सो जब व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर n, its magnitude becomes twice as that of the given vector and its direction may be same or opposite। अपोजिट कब होगी, जब हम माइनस से नेगेटिव से, यहाँ पे देखिए ई वेक्टर ए है, ठीक है, इसको अब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया है, सो दैट आई गेट -2a, ठीक है, आई गेट -2a। सो व्हाट इज -2a, व्हिच इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस, अब इसका भी मैग्नीट्यूड ट्वाइस बन गया है एज दैट ऑफ a एंड हुज डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ a। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको ये वेक्टर a था मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड 5 था, ठीक है। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, -2 से, तो मुझे ये वेक्टर मिलेगा, ये देखिए आप, इतना लंबा वेक्टर मिलेगा मुझे डबल, जिसका मैग्नीट्यूड डबल होगा, यानी 10 सेंटीमीटर होगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब अब देखिए डायरेक्शन क्या है, दिस वेक्टर गोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड दिस वेक्टर गोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, ठीक है, n टाइम्स बन जाएगा, बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी नेगेटिव से। लेकिन जब 5 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन भी सेम रहता है और मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है। द यूनिट ऑफ एन इज द सेम एज दैट ऑफ ए, जो ए का यूनिट है वो उसी का भी यूनिट, मतलब अगर ए का यूनिट मान लीजिए अगर ए फोर्स था तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, जिसको आपने अब 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, -5 से मल्टीप्लाई किसी चीज से मल्टीप्लाई किया, आपको नया वेक्टर मिल गया, उस नए वेक्टर का यूनिट न्यूटन ही होगा क्योंकि वो भी फोर्स ही होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ये दिस वाज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा जब हम जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर है, ठीक है। पहले मैं ये बताऊंगा आपको स्टेटमेंट, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर इट बिकम्स अनदर वेक्टर ऐसे whose magnitude is s times the magnitude of a and whose direction is same as that of a, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको अब समझाऊंगा यहाँ पे, देखिए जो एक्सेलरेशन है हमारी वो वेक्टर है, ठीक है, जो मास है वो स्केलर है। तो यहाँ पे क्या किया, वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया स्केलर से, एक्सेलरेशन वेक्टर है, मास स्केलर है। अब मास एक्सेलरेशन जो वेक्टर है उसको मैंने स्केलर मास से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिलता है, फोर्स, क्योंकि फोर्स एफ इक्वल टू एम, ये हमें फार्मूला पता है। तो जो फोर्स है वो भी वेक्टर है, वो इसका मतलब हो गया जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से हमें क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। लेकिन वो वेक्टर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द गिवन वेक्टर, देखिए फोर्स वेक्टर है बट एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, बट दे आर नॉट सेम, वो सेम नहीं है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो फोर्स का है वो दैट विल बी m टाइम्स ए। फॉर एग्जांपल मास 5 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन 4 है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो था वो 4 था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ठीक है। उसको 5 किलोग्राम से आपने मल्टीप्लाई किया, दैट विल बिकम 20, सो इट विल बिकम 5 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। सो एफ क्या है, जो इसी तरह से जब हम वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर, वेलोसिटी जो आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। इस वेलोसिटी को आपने स्केलर मास स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा मोमेंटम, मोमेंटम जो है वो वेक्टर है। तो याद रखना जब आप किसी वेक्टर को
स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा हासिल होगा वेक्टर। तो पहले केस में भी हमें फोर्स जो है वो वेक्टर है हासिल हो गया, दूसरे केस में हमें मोमेंटम हासिल हो गया तो वो भी वेक्टर है, ठीक है। द यूनिट ऑफ एस ई दैट इज स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए, यूनिट भी डिफरेंट है, मैंने अभी बताया। ए का यूनिट है जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स का यूनिट है न्यूटन, दे आर डिफरेंट, ठीक है। इसी तरह वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और मोमेंटम का जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द गिवन वेक्टर। So tomorrow we will discuss another topic that is addition and subtraction of vectors, वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और याद रखना प्लीज प्लीज, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ आपको ये अपनी नोटबुक पे लिखो। अगर आप आकाश या काई में जाओगे श्रीनगर या कोटा भी जाओगे, पहली चीज जो वहां पे सिखाते हैं कि ये जो पढ़ाया जाता है यू राइट नोट डाउन इट इन योर नोटबुक, यू राइट डाउन इट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पे बनाओ इसकी। आपको फिर खुद में समझ, दो तीन बार पढ़ोगे या एक दो बार पढ़ोगे उसको, यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।